हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं लेके आया हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का 7वां पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में मैं मेमोरी के बारे में पढ़ा रहा था। उसमें मैंने बताया था कि एक छोटा सा टॉपिक वर्चुअल मेमोरी वहाँ रह गया था। तो पहले मैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वर्चुअल का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज़ जो होता नहीं है, जिसको हम मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई डेटा आपको प्रोसेस करना होगा तो वैसे डेटा को आप प्राइमरी मेमोरी में रखेंगे। प्राइमरी मेमोरी में भी आप डेटा को रैम में रखेंगे। रैम प्राइमरी मेमोरी होता है। लेकिन जब किसी भी डेटा को आप परमानेंटली स्टोर करेंगे तो आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे, जैसे कि डेटा को आप हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। सपोज मान लीजिए कि कोई एक डेटा है जिसको आप प्रोसेस करना चाहते हैं, वह डेटा, वह प्रोग्राम 10 GB का है। जनरली एग्जांपल एक लेते हैं कि सपोज़ आपके कंप्यूटर में रैम जो है वो 2 GB का लगा हुआ है। अब कोई भी डेटा यदि हम प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको 10 GB का एक प्रोग्राम है जो आपको प्रोसेस करना है। तो अगर ये डेटा हमें 10 GB का प्रोसेस करना है तो इसको पहले रैम के पास होना चाहिए, क्योंकि जो डेटा रैम में रहेगा, प्राइमरी मेमोरी में रहेगा, आप उसी को प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन रैम के पास तो केवल 2 GB स्पेस है, तो ये 10 GB को ले नहीं सकता है, तो फिर इसको प्रोसेस कैसे करेगा। ऐसे सिचुएशन है, रैम क्या करता है कि अगर किसी डेटा को जिसको कि प्रोसेस करना है और वह डेटा जो प्रोग्राम आप रन करने वाले हैं उससे रैम से बड़ा साइज़ का है, जैसे कि रैम 2 GB का है और आपका प्रोग्राम 10 GB का है, तो वैसे सिचुएशन में रैम क्या करता है, अपने साइज़ को बढ़ाता है, क्योंकि डेटा को तो प्रोसेस करना है। अक्सर ऐसे सिचुएशन आपके कंप्यूटर में आएंगे कि आपका प्रोग्राम का जो साइज़ होगा जिसको आप रन करने वाले वो रैम से बड़ा होगा। तो रैम क्या करेगा, हार्ड डिस्क से जितना स्पेस इसे चाहिए उतना स्पेस ले लेगा। जैसे कि इसे और 8 GB की आवश्यकता है, तो ये 8 GB हार्ड डिस्क से ले लेगा, रैम अपने पास ले लेगा। और ये 8 GB यहाँ से लेगा तो रैम का साइज़ हो जाएगा 10 GB का। अगर रैम का साइज़ 10 GB का हो गया तो आराम से डेटा रैम के पास जाएगा और रैम उसको प्रोसेस करेगा। अब ये सिचुएशन क्या है कि रैम आपका एक्चुअल में 2 ही GB का था, लेकिन इसने क्या किया, अपने साइज़ को बढ़ा लिया, 8 GB हार्ड डिस्क से उधार लिया और उस डेटा को जिसको क्या प्रोसेस करना चाहते हैं उसको प्रोसेस कर दिया। जो ही प्रोसेसिंग का काम खत्म होगा, जो एक्स्ट्रा 8 GB रैम ने हार्ड डिस्क से लिया था वो फिर से उसको वापस कर देगा। तो क्या हुआ कि जब आपको ज़रूरी था, रैम 2 GB का था एग्जाम्पल, लेकिन आपको ज़रूरी था कि ये 10 GB का हो, तो रैम ने क्या किया, अपने साइज़ को बढ़ा लिया। तो जितना साइज़ अपने आप को बढ़ाता है, जैसे यहाँ पे 8 GB को बढ़ाया, तो ये जो 8 GB है वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। एक्चुअली में ये जो 8 GB था वो रैम के पास था नहीं, ये क्या किया, अपने आप को बढ़ा लिया और फिर डेटा के आपको जो प्रोसेस करना था, उसको, जिस प्रोग्राम को रन करना था, उस प्रोग्राम को इसने रन किया। तो ये जो प्रोग्राम अपने रैम अपने साइज़ को एक्स्ट्रा बढ़ाता है, उतने साइज़ को कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। जैसे कि एग्जांपल आप लोग जनरली देखते हैं कि किचन में सब आदमी के घर में रोज़ खाना बनता है, हर रोज़ किचन में खाना बनता है। लेकिन कभी फेस्टिवल होता है, कोई भी है, ईद है, दिवाली है, क्रिसमस है, तो उन मौक़ों पे आप देखेंगे कि आपके किचन में तो खाना बनेगा ही, साथ ही साथ देखेंगे घर के बाहर भी बनता होता है। ऐसा किचन के बाहर बनता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप देखेंगे कि जिस दिन फेस्टिवल होते हैं हमारे यहाँ, उस दिन बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, जिसके कारण किचन में स्पेस नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि एक दिन के लिए अपने किचन का साइज़ बड़ा कर देते हैं, यानी किचन में तो बन ही रहा है, साथ ही साथ बाहर तक बनता हुआ रहता है। और जो ही फेस्टिवल खत्म होगा, आप अगले दिन देखेंगे फिर से सिमट के जितना भी किचन का आइटम था फिर से किचन में चला जाएगा। यानी क्या किया, एक दिन के लिए किचन ने क्या किया, अपना साइज़ बड़ा कर लिया, वर्चुअल बना लिया, बड़े साइज़ को बना लिया, अपने साइज़ को बड़ा कर लिया, और फिर नेक्स्ट डे आके जब ज़रूरत खत्म हो गई स्पेस की, तो फिर से अपने स्पेस पे जाके सिमट जाता है। इसको कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। इट इज़ क्रिएटेड इन रैम, सॉरी, इट इज़ क्रिएटेड इन हार्ड डिस्क। ये जो वर्चुअल मेमोरी है वो हार्ड डिस्क में बनता है। व्हेन प्रोग्राम साइज इज़ मोर देन हार्ड रैम, जब प्रोग्राम का साइज रैम से बड़ा हो जाता है, उस सिचुएशन में वर्चुअल मेमोरी बनता है। तो ये था छोटा सा टॉपिक जो पिछले क्लास में बताना रह गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक, इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में।
इनपुट डिवाइस का मतलब होता है, पिछले क्लासेस में मैंने इनपुट के बारे में बताया था। पहले इनपुट को थोड़ा सा ये आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर को डेटा इंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से देते हैं वो इनपुट कहलाता है। कोई भी काम आप जब कंप्यूटर पे करेंगे तो हमें पहले कंप्यूटर को डेटा इंस्ट्रक्शन देना होगा, मतलब इनपुट देना होगा। तो कंप्यूटर को कैसे इनपुट देंगे? कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होगा आपके कंप्यूटर में जिस डिवाइस के माध्यम से आप अपने डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे। कोई ना कोई ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है, वैसे डिवाइस को इनपुट डिवाइस बोला जाता है। वैसे डिवाइस जिससे कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है उसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस। सिमिलरली वैसे डिवाइसेज जिसके माध्यम से कंप्यूटर से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, यानी इंफॉर्मेशन रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। वैसे डिवाइसेज जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम लोग इनपुट दे पाते हैं, इनपुट डिवाइस, और जिसके माध्यम से हमें कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त होता है उसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। दोज डिवाइसेज विच आर यूज्ड टू इनपुट कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। वे सभी डिवाइसेज जिससे कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है, इनपुट दिया जाता है, इनपुट डिवाइसेज कहलाता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेज हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं, केवल जो 2-3 मेन है मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। आपको सिचुएशन ध्यान में रखने, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो जो भी वर्क हो, जो भी डिवाइसेज के नाम होंगे आपसे पूछे जाए कौन इनपुट डिवाइस है कौन आउटपुट डिवाइस है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उसका वर्क क्या है। आप उससे अगर इनपुट दे पा रहे हैं कंप्यूटर को तो इनपुट डिवाइस, अगर आउटपुट प्राप्त कर रहे होंगे तो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आप लोग सब आदमी देख ही रखे होंगे। एक टाइपराइटर मशीन की तरह होता है, यह एक टाइपराइटर की मशीन की तरह होता है दिखने में। कीबोर्ड से क्या होता है कि हम लोग कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन जो लिख करके यदि टाइप करके हमें कंप्यूटर को देना होता है, तो कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन यदि हमें टाइप करके कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है तो उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। क्योंकि कीबोर्ड से हम कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन को टाइप करके कंप्यूटर तक पहुंचा पाते हैं, इसलिए कीबोर्ड को भी कहा जाता है इनपुट डिवाइस। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, यह एक इनपुट डिवाइस है विच यूज टू इनपुट कंप्यूटर थ्रू टाइपिंग। ये टाइपिंग करके कंप्यूटर को हम इससे इनपुट दे पाते हैं। इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर मशीन, यह बिल्कुल टाइपराइटर मशीन की तरह होता है। विच इज़ कनेक्टेड विद द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड के वायर को हम लोग कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ते हैं। इट कंटेन्स लेटर, कीबोर्ड में लेटर होते हैं ए से लेकर के जेड तक, नंबर्स होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, एंड सिम्बॉल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे प्लस, माइनस, स्टार, हैश, एट द रेट, बहुत सारे सिम्बॉल्स होते हैं। इट कंटेन्स 101, 104 और 113 कीज़। कीबोर्ड अलग अलग तरह का आता है, इसमें 101 कीज़ वाला कीबोर्ड भी, 104 और 113 कीज़ वाला भी कीबोर्ड आते हैं। दोज कीज़ विच आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कीबोर्ड में जितने भी बटन होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें तीनों का नाम मैंने लिख रखा है। पहला है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, दूसरा है फंक्शन कीज़ और तीसरा है स्पेशल कीज़। अब हम लोग जानते हैं इन तीनों टाइप के कीज़ के बारे में, कौन से कीबोर्ड के किस बटन को किस कैटेगरी में रखा जाता है और उनका क्या क्या काम होता है। सबसे पहला है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ नाम से ही पता चलता है कि यह अल्फ़ा और न्यूमेरिक का कम्बिनेशन होता है। अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ाबेट से, मतलब कि ए से लेकर के जेड, और न्यूमेरिक मतलब संख्या 0 से लेकर के 9, और साथ ही साथ जितने भी सिंबल होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, स्टार, हैश, एट द रेट, जितने भी सिंबल होते हैं उन सब को कहा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंतर्गत शामिल होते हैं अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर के जेड तक, नंबर 0 से लेकर के 9 तक, और जितने भी सिंबल होते हैं जैसे प्लस, माइनस, स्टार, हैश, एट द रेट, ये सब। दोज कीज़ विच आर यूज टू डू टाइपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज नंबर। वो कीबोर्ड के सभी बटन जिसके इस्तेमाल से अल्फ़ाबेट्स लिख पाते हैं, नंबर से लिख पाते हैं, उन सबको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। इट कंटेन्स लेटर ए टू जेड, इसमें लेटर ए से जेड तक, नंबर 0 से लेकर के 9 तक, और बहुत सारे सिम्बॉल्स शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा कीबोर्ड का जो बटन का प्रकार होता है वो होता है फंक्शन कीज़। दोज कीज़ विच आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाला लाइन में आपको देखने को मिलेगा फंक्शन कीज़, जो आपको F1 से F12 के रूप में दिखेगा। ये 12 बटन का सेट होता है, F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। इन 12 बटन के सेट को कहा जाता है फंक्शन कीज़। इसका वर्क डिपेंड इस पर करता है कि आप किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं।
क्योंकि फंक्शन कीज़ का जो काम होता है वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, ये प्रोग्राम के हिसाब से बदलता रहता है, कोई स्पेशल एक फिक्स काम नहीं होता है फंक्शन कीज़ का, हमेशा प्रोग्राम के हिसाब से ये बदलता रहता है। तो देयर वर्क डिपेंड ऑन द प्रोग्राम इन विच वी वर्क, इसका काम इस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। तो ये था दूसरा प्रकार। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलते तीसरे प्रकार के बारे में, जिसको कहा जाता है स्पेशल कीज़। कीबोर्ड के वैसे बटन जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सीपीयू को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है, उसको कहा जाता है स्पेशल कीज़। हर एक स्पेशल कीज़ का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। जब भी आपको उस स्पेसिफिक काम को करना होगा तो उसके लिए आप स्पेशल कीज़ का यूज़ करते हैं। दोज कीज़ विच आर यूज टू सेंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड स्पेशल कीज़। दीज कीज़ आर यूज टू डू स्पेसिफिक, ये वर्क हटा दीजिए, स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर। जितने भी स्पेशल कीज़ होते हैं सबका एक अपना स्पेसिफिक टास्क होता है, जैसे कि इंटर की, होम की, बैक स्पेस की, डिलीट की, अल्ट की, स्पेस की, ये सब कुछ स्पेशल कीज़ के एग्जांपल्स हैं। जितने भी स्पेशल कीज़ है सबका अपना एक स्पेशल काम होता है। तो हम लोग जानते हैं जितना भी स्पेशल कीज़ है सबका हर एक बटन के बारे में कि किसका क्या काम होता है। उनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं इंटर की के बारे में। इंटर की कीबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट बटन होता है। ये कीबोर्ड का सिंबल है, ये आपको कीबोर्ड में इंटर की लिखा हुआ मिल सकता है, ये सिंबल दिया हुआ मिल सकता है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट की ऑन द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण बटन होता है। कोई भी कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, उससे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ओके बटन की तरह होता है। जैसे आप लोग मोबाइल में कोई भी काम करना होता है तो ओके बटन का यूज़ करते हैं, वैसे कंप्यूटर में किसी भी काम को अगर कीबोर्ड से करना होगा तो उसके लिए आप इंटर की का यूज़ करेंगे। दिस की इज़ यूज टू गेट रिजल्ट फ्रॉम एनी इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन जो आपने कंप्यूटर को दिया है उससे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इंटर की का इस्तेमाल होता है। एंड ऑल्सो मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। साथ ही साथ इंटर की का दूसरा इस्तेमाल होता है कि जब भी कुछ आप टाइप कर रहे होते हैं तो आप लोग मोबाइल में देखते होंगे, कंप्यूटर में देखते होंगे, एक लाइन होता है जहाँ पे आप टाइप करते रहते हैं, वहाँ पे एक लाइन होता है जो ब्लिंक करता रहता है, अप डाउन करता रहता है, उसको कर्सर कहा जाता है। तो उसको अगले लाइन की शुरुआत में इंटर की दबाने से जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वो नेक्स्ट लाइन के शुरुआत में आ जाता है। दूसरा है होम की। होम की का इस्तेमाल होता है कर्सर जिस लाइन में आपका है, कहीं पे भी किसी भी लाइन में आपका कर्सर है तो होम की से कर्सर लाइन के शुरू में आ जाता है। सपोज़ कि आप मान लीजिए ये मूव और कर्सर लिखा हुआ है, इसके बीच में आपका कहीं पे भी आपका कर्सर है तो आप होम की दबाएंगे तो कर्सर जो होगा वो लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा। और इंड की से जो आपका कर्सर होता है वो लाइन के लास्ट में चला जाता है। जिस लाइन में आपका कर्सर होगा उस लाइन के लास्ट में चला जाएगा। दिस के इज़ यूज टू मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए। और दिस की इज़ यूज टू मूव कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन, कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए इंड की होता है। ESC इसको स्कैप की कहा जाता है। ये कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है जो लेफ्ट टॉप पार्ट में मिलेगा, यानी कीबोर्ड के बायां साइड से सबसे ऊपर में मिलता है स्कैप की। ये कैंसिल वाला बटन होता है। कंप्यूटर में कोई एक्टिविटी जो आप कर रहे होंगे या किए होंगे उसको यदि कैंसिल करना है तो उसके लिए स्कैप की का यूज़ किया जाता है। जिसके इज़ यूज टू कैंसिल द करेंट इंस्ट्रक्शन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे किसी इंस्ट्रक्शन को कैंसिल करने के लिए स्कैप की का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला है स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। ये इसका इस्तेमाल किसी भी दो अक्षर या दो शब्दों के बीच में खाली स्थान देने के लिए, एक स्पेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप कोई वर्ड लिखते हैं तो हर एक वर्ड के बीच में आप स्पेस डालते हैं, तो हर एक बीच वर्ड के बीच में इस खाली स्पेस छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पेस बार का। स्पेस बार, स्पेस बटन या स्पेस की बोल सकते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। दिस के इज़ यूज टू प्रोवाइड स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और कैरेक्टर, किसी भी दो वर्ड या कैरेक्टर्स के बीच में खाली स्थान देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अब डिलीट की। डिलीट की और बैक स्पेस की दोनों का काम होता है कोई भी कैरेक्टर जो आप टाइप किए होंगे, जैसे बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग टाइप किया गया है, इन सब चीज़ों को यदि मिटाना आप चाहते हैं तो उसके लिए डिलीट की का और बैक स्पेस की का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि डिलीट की दबाने से जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसके राइट साइड वाले कैरेक्टर्स डिलीट होंगे, और बैक स्पेस से जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसके लेफ़्ट वाला डिलीट होगा। सपोज़ कि एक एग्जांपल बता रहे कि सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे दोज और कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, इसके बीच में आपका कर्सर है। अगर आप बैक स्पेस की दबाएंगे तो इधर का टेक्स्ट डिलीट होता चला जाएगा
और अगर आप डिलीट की दबाएंगे तो इधर राइट साइड वाला टेक्स्ट डिलीट होता चला जाएगा। तो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। डिलीट की से राइट साइड की ओर इधर की तरफ डिलीट होता जाएगा, और अगर आप बैक स्पेस की दबाएंगे तो इधर लेफ़्ट की तरफ डिलीट होता जाएगा। वैसे ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं बैक स्पेस की का। हमेशा आप लोग देखते होंगे कभी भी कोई चीज़ इरेज करते होंगे तो आप बैक लेफ़्ट साइड से डिलीट होता होगा, यानी बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। तो दिस की इज़ यूज टू इरेज अ कैरेक्टर विच इज़ प्रेजेंट एट राइट ऑफ कर्सर, जो कर्सर के राइट में होता है उसके लिए, उसको डिलीट करने के लिए डिलीट की। और दिस के इज़ यूज टू इरेज दोज कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट एट लेफ्ट ऑफ कर्सर, जो कर्सर के लेफ्ट में होता है उसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की होता है। नेक्स्ट है अल्ट की। दिस के इज़ यूज टू एक्टिवेट अ मेनू। अल्ट की का इस्तेमाल होता है किसी भी मेनू को खोलने के लिए। जब कंप्यूटर में कोई भी मेनू होता है उसको खोलना है कीबोर्ड से, तो उसके लिए अल्ट की का यूज़ किया जाता है। जब भी आप कोई मेनू खोलना चाहेंगे तो उस मेनू का कोई एक हाईलाइटेड लेटर होगा या कोई उसका एक अंडरलाइन लेटर होगा, जिसको कि आप अल्ट के साथ अंडरलाइन लेटर या हाईलाइट लेटर आप दबाएंगे तो वो मेनू एक्टिवेट होता है। दिस के इज यूज टू एक्टिवेट अ मेनू। टू एक्टिवेट अ मेनू वी प्रेस अल्ट की विद अंडरलाइन लेटर ऑफ दैट मेनू। जिस मेनू को खोलना है उसके उसके नाम का कोई अंडरलाइन लेटर या हाईलाइटेड लेटर अल्ट की के साथ दबाने से मेनू एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का इस्तेमाल किया जाता है टाइपिंग या तो आप स्मॉल लेटर में करने के लिए या तो कैपिटल लेटर में करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। तो स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैप्स लॉक की का। कैप्स लॉक की दबाने से अगर टाइपिंग स्मॉल लेटर में हो रही होगी तो कैपिटल में चेंज हो जाएगी, और कैपिटल में होगी तो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर लॉक की। नंबर लॉक की का इस्तेमाल होता है न्यूमेरिक कीपैड को लॉक या अनलॉक करने के लिए। कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड होता है, संख्या वाला बटन। ये नंबर लॉक की दबाने से, वो नंबर लॉक की दबाने से कीबोर्ड का जो संख्या वाला बटन होगा वो काम करना बंद कर देगा, लॉक हो जाएगा। फिर इसी बटन नंबर लॉक की को दबाने से फिर से वो काम करना चालू कर देगा। दिस के इज टू इनेबल और डिसेबल न्यूमेरिक कीपैड। संख्या वाला बटन को इनेबल और डिसेबल करने के लिए नंबर लॉक की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टैब की। टैब की का इस्तेमाल होता है टैब स्टॉप पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे कि अभी पीछे जाने थे कि जब भी आप कोई लिखते हैं सेंटेंस तो हर एक वर्ड के बीच में आप स्पेस डालते हैं, तो स्पेस एक बार दबाते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा बीच में स्पेस छोड़ना, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आपको नाम लिखना है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखने हैं, तो बीच में देख रहे हैं कि अभी 100 नीचे 100 स्टूडेंट का अगर नाम लिखना और रोल नंबर लिखना, तो बीच में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ा गया। तो यहाँ से यहाँ स्पेस डालने के लिए बहुत ज़्यादा, अगर आप पहले सोचते हैं कि हम लोग स्पेस दबा सकते हैं, स्पेस बटन बार बार दबा के इतना गैप छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो टैब की का यूज़ होता है बीच में जितना मर्जी होता है उतना स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। आप खुद से सेट कर सकते हैं कि आपको टैब बटन दबाने से कितना, सपोज मानिए यहाँ से यहाँ 1 इंच का स्पेस छोड़ना है, तो आप सेट कर देंगे 1 इंच, तो टैब बटन दबाने से 1 इंच का स्पेस आएगा। मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद उसके यूज़ करने से जितना आप सेट किए होंगे उतना बीच में स्पेस आएगा। साथ ही साथ कभी भी आप कोई भी फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं जिसमें कि डायलॉग बॉक्स दिया हुआ होता है, जिसमें कि कभी जैसे कि नेम के आगे बॉक्स लिखा हुआ है, फादर के नेम के आगे बॉक्स लिखा हुआ है, नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, तो एक बॉक्स से कर्सर को दूसरे डायलॉग बॉक्स में ले जाने के लिए भी टैब की का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट की पर चलते हैं। शिफ्ट की बहुत सारे कीबोर्ड में ऐसे बटन होते हैं जिनमें देखते होंगे कि दो दो सिंबल होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिया, 1 दिया हुआ है, @ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इन ऐसे भी कोई भी बटन जिसमें कि दो दो सिंबल होते हैं, अगर इन बटनों को दबाइएगा तो वह सिंबल आएगा जो कि नीचे में लिखा होगा। जैसे सपोज ये 5 बटन है, आप इसको दबाएंगे तो 5 लिखाएगा क्योंकि 5 नीचे में लिखा हुआ है, वही सिंबल लिखाएगा जो नीचे में लिखा होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ऊपर वाला सिंबल को लिखे, वैसे सिंबल जो ऊपर में है, तो शिफ्ट बटन के साथ अगर आप इन बटनों को दबाएंगे तो जो ऊपर वाला सिंबल होगा वो सिंबल टाइप होगा। सम कीज ऑफ कीबोर्ड आर कंटेन्स मोर देन 1 सिंबल। कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे बटन हैं जिसमें एक से ज़्यादा सिंबल होते हैं। बाई प्रेसिंग दोज बटन वी विल गेट द सिंबल विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम। इन बटनों को दबाने से वो सिंबल आएगा जो बॉटम यानी नीचे होगा। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट होगा और होगा इंसर्ट दो सिंबल विच आर प्रेजेंट एट टॉप। अगर उस सिंबल को लिखना चाहते हो जो ऊपर में है तो वी प्रेस शिफ्ट की विद डिज़ायर की। आप शिफ्ट के साथ जो लिखना चाहते हो बटन दबाएंगे तो ऊपर वाला सिंबल टाइप होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बटन है पेज अप। पेज अप और पेज डाउन से हम स्क्रीन पे पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के, इस तरह से स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए पेज अप और पेज डाउन का यूज़ किया जाता है। तो पेज अप, दिस के इज़ यूज टू मूव
स्क्रीन वन पेज अप ऊपर जाने के लिए और पेज डाउन नीचे जाने के लिए पेज डाउन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे PGDN होगा। आगे बढ़ते हैं, विंडो की का इस्तेमाल होता है केवल स्टार्ट मेनू को एक्टिवेट करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टार्ट मेनू होता है, कंप्यूटर स्टार्ट किए होंगे तो इस कोने पे स्टार्ट बटन दिया हुआ होता है, उसको खोलना है अगर कीबोर्ड से तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है विंडो की का। अगला है कर्सर कंट्रोल की, या इसको एरो कीज़ बोलते हैं। चार एरो दिया हुआ होता है चारों साइड में, यहाँ पे मैंने फिगर इसका बना दिया है। ये 4 एरो, इनको कहा जाता है एरो कीज़ बोला जाता है या कर्सर कंट्रोल कीज़ बोला जाता है। इसका इस्तेमाल कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने के लिए, जिधर की तरफ तीर घुमा हुआ है उधर की तरफ कर्सर को मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ किसी भी ऑप्शन से एक ऑप्शन से ऊपर नीचे दायां बायां खिसकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका 4 एरो, 4 एरो का समूह होता है, विच आर यूज टू मूव कर्सर टू देयर पॉइंटिंग डायरेक्शन। इसके पॉइंटिंग डायरेक्शन में कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है कर्सर कंट्रोल की, या इसको कहा जाता है एरो कीज़। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल कीज़ जिनके कार्यों की, जिनके फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है। जब आप कंप्यूटर पे वर्क करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक के बारे में जानना किस बटन को दबाने से क्या होता है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। मैंने इनपुट डिवाइस आज स्टार्ट किया, जिसका केवल पहला एक डिवाइस आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया कीबोर्ड के बारे में। अगले वीडियोज़ में जो बचे हुए इनपुट डिवाइसेज है, जैसे कि माउस, स्कैनर, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि हर बार नए वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।